ननद जी, आप यहाँ अपनी माँ से मिलने आए हैं, उनसे मिलिए और अपने काम से मतलब रखिए। बेवजह मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। जब देखो मुझे समझाती रहती हो। मैं भी आपकी ही उम्र की हूँ और मुझ में भी आपके जितनी समझ है। मुझे मेरे काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं है, बताए देती हूँ। भाभी ने मुझे मुंह तोड़कर जवाब दिया। भाभी की बात सुनकर मैं चुप रह गई। आखिर बोलती भी क्या, भाभी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। मैंने भाई अजीत की तरफ देखा, इस उम्मीद के साथ कि भाई तो कुछ कहेगा, लेकिन वो तो नजरें झुकाए चुपचाप बैठा हुआ था। मेरी नजरें तभी अपनी माँ से टकराई। माँ भी कातर नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। आखिर बोले भी तो क्या बोले, रहना तो बेटे बहू के साथ ही था। मैं अपमान का घूंट पीकर रह गई। आखिर मैं जानती थी कि अगर वो कुछ बोलेगी तो बाद में भाभी माँ का जीना दुश्वार कर देगी। आज इतने दिनों बाद मैं अपने मायके आई थी, पर मायके में इतना कुछ बदल चुका है, ये मेरी सोच से बाहर था। जिस घर में कभी माँ और पिताजी की चलती थी, आज वहाँ बहू रागिनी का सिक्का बोल रहा था। आखिर भाई इतना चुप कैसे हो गया? वो तो माँ के खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकता था। मेरा इस तरह से स्वागत होगा, इसका अंदाजा मुझे बिल्कुल नहीं था। मालूम है कि किसी इंसान के जाने के बाद बदलाव होता है, पर पापा के जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो घर का माहौल इतना ज्यादा बदल गया? पापा के सामने तो रागिनी कुछ कह नहीं पाती थी, पर अब इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? रागिनी और अजीत की शादी 2 साल पहले हुई थी। अजीत की शादी के 3 महीने बाद ही मेरी भी शादी सूरज के साथ कर दी गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई। घर में सब कुछ सामान्य ही तो था। जब भी मैं ससुराल से आती थी तो मेरा स्वागत बड़े अच्छे से होता था। माँ और भाभी मेरी मनपसंद चीजें बनाकर रखती थी। पापा शाम को आते समय मेरे लिए आइसक्रीम जरूर लेकर आते थे। जानते थे कि मौसम कोई भी हो, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटी के लिए लेकर आए हो, साथ में बहू के लिए भी उसकी पसंद की चीज जरूर लेकर आते थे। लेकिन पिछले साल पापा की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद मैं एक बार मायके आई थी और उसके बाद अब, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने के कारण ससुराल वालों ने नहीं भेजा, अब अपने 2 महीने के बेटे के साथ यहाँ आई थी। पर यहाँ का तो माहौल पूरा ही बदल चुका था। मैं कल से देख रही थी कि माँ चुप हो चुकी थी और अब ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी। साड़ियाँ भी कितनी घिस चुकी थी और उन्हीं को पहने जा रही थी। माँ कभी भी बिना प्रेस की साड़ियाँ नहीं पहनती थी। उनकी साड़ियाँ इतनी घिसी हुई भी कभी नहीं होती थी, पर आज उन्हें इस तरह की साड़ी में देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने जबरदस्ती माँ के लिए साड़ी निकालने के लिए उनकी अलमारी खोली तो देखकर दंग रह गई। जो अलमारी माँ की साड़ियों से भरी होती थी, उस अलमारी में बस कुछ घिसी पिटी साड़ियाँ रखी हुई थी। ये देखकर मैंने कहा, माँ आपकी सारी साड़ियाँ कहाँ गई? बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद मन नहीं करता। वो साड़ियाँ मैं पहनती नहीं, इसलिए मैंने वो सारी साड़ियाँ लेन देन में निकाल दी। उसके आगे मैं कुछ कह नहीं पाई। खैर, शाम को मेरी सहेली ने मुझे खाना खाने बुलाया था, जो पड़ोस में ही रहती थी, तो मैं अपने बेटे के साथ उनके घर गई थी। और जब लौट कर आई तब माँ खाना खा रही थी। माँ की थाली में सिर्फ दाल रोटी देखकर मैं हैरान रह गई। जहाँ तक मुझे याद था, दिन को जब मैं गई थी तब भाई पनीर लेकर आया था। मतलब भाभी ने पनीर की सब्जी बनाई थी। फिर माँ को सिर्फ दाल रोटी क्यों? मैंने माँ से पूछा, माँ आप सिर्फ दाल रोटी खा रही हो, पनीर क्यों नहीं लिया? आपको तो पनीर बहुत पसंद था ना? बेटा, आजकल ये सब खाने का मेरा मन नहीं करता। सादा खाना खाने से सादे विचार आते हैं और मन शांत रहता है। पर अब तो ये बातें मेरे गले से नहीं उतर रही थी। कुछ ना कुछ तो गलत था। माँ बताना नहीं चाह रही थी, पर घर का माहौल जिस तरह से बदला था वो उम्मीद से परे था। लेकिन ये बात मुझे जल्दी ही समझ में आ गई जब रात को भाभी अपनी बड़ी बहन से बात कर रही थी और उनकी बातें मैंने सुन ली। अरे क्या बताओ जीजी, ननद घर आई हुई है। ये जल्दी से जाए तो मेरा पिंड छूटे।
आज अपनी माँ से पूछ रही थी कि पनीर की सब्जी क्यों नहीं ली। अरे मैं दूंगी तो लेगी ना, भला विधवा औरत को भी ऐसे खाने की क्या जरूरत है। भाभी की बात सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। मतलब पापा के जाते ही माँ का अस्तित्व खत्म हो गया। जरूर साड़ियों के लिए भी भाभी ने कुछ ना कुछ सुनाया होगा, तभी माँ ऐसी घिसी पिटी साड़ियाँ पहनती है। मैंने सोचा कि जाकर भाभी को जवाब दूं, पर मैं चुप रह गई। भाभी अपनी मनमानी करती थी, पर भाई कुछ बोलता नहीं। कितनी गलत बात थी ये। मैंने रात को माँ से बात भी की। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दादी भी तो विधवा थी, लेकिन आपने तो कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। अगर कोई कुछ कहता तो आप उससे लड़ जाती थी, पर आज आपको क्या हो गया? उल्टा आप गलत को बर्दाश्त कर रही हो। आखिर भाभी से आप क्यों डरती हो? बेटा, रहना तो मुझे अपने बेटे बहू के साथ ही है ना। अब बेवजह का झगड़ा मोल लूंगी तो वो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, फिर भला मैं अकेली कैसे रहूंगी? माँ ने लंबी आह भरते हुए कहा। पर माँ, भाभी इतनी मनमानी कर रही है, भाई चुपचाप क्यों सह रहा है? भाई उनको जवाब क्यों नहीं देता? मैंने गुस्से से कहा। पहले शुरू में जवाब देता था, पर वो हर रोज लड़ पड़ती थी। जीना दुश्वार कर रखा था उसने, तो मैंने ही उसे चुप रहने के लिए कह दिया। कम से कम वो तो चैन से रहे। मैंने तो उम्र काट ली, अब बाकी बचे हुए दिन जैसे तैसे निकल ही जाएंगे। 1 मिनट माँ, आपकी उम्र अभी सिर्फ 55 साल है। वक्त का कोई पता नहीं, और जब तक जियो कम से कम स्वाभिमान के साथ तो जियो। आप कब तक ये सब बर्दाश्त करोगी? घर आपका, स्वाभिमान आपका, हम बच्चे भी आपके, लेकिन हुक्म भाभी बजा रही है। ये तो गलत है। तू छोड़ ये सब बातें, सो जा, नहीं तो फिर तेरा बेटा अगर उठ गया तो तुझे परेशान करेगा। कहकर माँ ने बात पलट दी और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। लेकिन दूसरे दिन सुबह नाश्ते के लिए भाभी ने कचौरी मंगा ली। सबको कचौरी परोस दी, लेकिन सिर्फ माँ को नहीं दी। ये देखकर मैंने कहा, भाभी, मेरा बच्चा तो अभी 2 महीने का है, मैं कचौरी कैसे खाऊंगी? लेकिन आप माँ को भी तो कचौरी दो। तब भाभी ने तुनकते हुए कहा, माँ जी यह सब नहीं खाते। भाभी, आप खिलाओगे तो माँ खाएगी ना। आपने परोसा ही नहीं तो कैसे खाएगी? इतना कहकर मैंने अपनी प्लेट माँ को दे दी। मैं अपने लिए दलिया या खिचड़ी बनाकर ले आती हूँ। और मैं रसोई की तरफ जाने लगी, तो भाभी बीच में ही बोली, आपको दलिया खिचड़ी खानी है तो शौक से खाइए, पर माँ जी कचौरी नहीं खा सकती। क्यों? कौन से शास्त्र में लिखा है कि विधवा औरत को सादा खाना ही खाना चाहिए? बस मेरा इतना कहना था कि भाभी ने चिल्लाकर कहा, ननद जी, आप यहाँ अपनी माँ से मिलने आए हैं, उनसे मिलिए और अपने काम से मतलब रखिए। बेवजह मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। जब देखो मुझे समझाती रहती हो। मैं भी आपकी ही उम्र की हूँ और मुझ में भी आपके जितनी समझ है। मुझे मेरे काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं है, बताए देती हूँ। भाभी मुझे इतनी बात सुना रही थी, लेकिन मेरी माँ और भाई चुपचाप सुन रहे थे। अपने भाई और माँ को चुपचाप सुनते देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। पर भाभी का पेट तो उससे भी नहीं भरा। अपने हाथों को नचाते हुए बोली, आपको आना है इस घर में तो शांतिपूर्वक आइए। बेवजह मेरे काम में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही शौक है अपनी माँ को खिलाने पिलाने का, तो अपने साथ ही ले जाइए, पर हमें बख्शो। यूं ही सब कहना और करना है तो आइंदा इस घर में आने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे सिखाने की जरूरत है कि मुझे अपनी सास को कैसे रखना है। भाभी की बात सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं अपने बेटे को माँ की गोद से लेते हुए बोली, ठीक है भाभी, जा रही हूँ। पापा के साथ साथ इस घर के लोगों का स्वाभिमान भी खत्म हो चुका है। मुझे नहीं पता था कि पापा के साथ मेरा मायका खत्म हो गया। तू कहाँ जा रही है? अचानक माँ ने कहा। ये सुनकर भाभी बोली, जाती है तो जाने दीजिए। मायके आकर कोई एहसान नहीं करती है और आपको इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए अपने कमरे में। चुप कर बहू, बहुत ज्यादा बोल रही है तू। तू होती कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैं चुपचाप बर्दाश्त करती हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता है। मैं अपने घर में शांति रखने के लिए चुप रहती हूँ।
खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो। अच्छा, आज तो बेटी को देखकर जुबान खुल गई। सारी जिम्मेदारी हम निभाए और यहाँ बेटी के लिए जुबान खुल रही है। भूलिए मत, आप हमारे साथ रहती हैं। नहीं भूली हूँ, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, पर बहू तू भूल गई है कि ये घर मेरा है और मैं तेरे साथ नहीं बल्कि तू मेरे साथ रहती है। मैं चाहूँ तो आज ही तुम दोनों को घर से निकाल सकती हूँ। अच्छा, तो फिर रहेंगी किसके साथ बताओ मुझे? कौन उठाएगा आपकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी मैं खुद उठा सकती हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अपने स्वाभिमान को मारकर मैंने बहुत जी लिया। तुझे जाना है तो तू शौक से जा सकती है। आप खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं कि अपनी बहू से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ सकता है? मैं क्या समझाऊं? जब मैं आज तक तुम्हें नहीं समझा पाया तो अपनी माँ को क्यों समझाऊं? वैसे माँ सही कह रही है। यदि वो चाहें तो वो आज ही हमें इस घर से निकाल सकती हैं। उनके पास इसका पूरा हक है। कानूनन ये हमें अपने घर से निकाल सकती है। इतना ही नहीं, और कल को प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम भी कर सकती है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किराए के घर में रहना है या नहीं। मैंने तुम्हें दोनों ऑप्शन दे दिए, अब तुम देख लो कि पंगा लेना किसको भारी पड़ेगा। कहते हुए भाई ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके आगे भाभी कुछ कह नहीं पाई। आखिर भाई सही तो कह रहा था। प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी तो बचेगा क्या? तो प्रॉपर्टी के लालच में ही सही भाभी ने चुप रहना ही ठीक समझा। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। और इसी तरह की घरेलू और पारिवारिक कहानी सुनने के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।